हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनडी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं टू डायमेंशनल मोशन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यानी कि स्टूडेंट्स, टू डायमेंशनल मोशन में यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है। तो यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसे। ओके, यूनिफॉर्म यानी कि एक जैसे, जो कि चेंज नहीं होता है। एंड वेलोसिटी आपको पता है कि वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ओके स्टूडेंट्स, यही होता है फॉर्मूला, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यहाँ पे यूनिफॉर्म लगाने से क्या होगा, यूनिफॉर्म यानी कि एक जैसी वेलोसिटी, यानी कि जो चेंज है वेलोसिटी में वो नहीं हो रही है। एक ही स्पीड, एक ही वेलोसिटी से जो है वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, वो भी टू डायमेंशनल मोशन में। तो यही आज के इस वीडियो में इन डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ओके, इसके पहले फॉर्मूले को देखते हैं। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अपॉन टाइम इंटरवल। यूनिफॉर्म लग जाएगा तो डेफिनेशन क्या होगी कि अगर एक बॉडी है, अगर वो डिस्प्लेस कर रही है, यानी कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव कर रही है, वो भी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, वो भी इक्वल डिस्प्लेसमेंट है, तो उसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी। वैसे तो स्टूडेंट्स, हमने पिछली वीडियो में आपको ऑलरेडी इन डिटेल में पढ़ा चुके हैं कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है, पर फिर से मैं यहाँ पे आपको री एक्सप्लेन करता हूँ कि हम एक इक्वल टाइम इंटरवल ले रहे हैं। यानी कि मान लेते हैं हर बार हम 5 सेकंड का टाइम लेते हैं, तो हर 5 सेकंड में वो ऑब्जेक्ट या बॉडी मान लेते हैं कि वो 5 मीटर डिस्प्लेस हो रही है। 5 सेकंड में 5 मीटर, फिर 5 सेकंड में चेक किए, फिर 5 मीटर, फिर 5 सेकंड लिए तो फिर 5 मीटर। अगर एक फिक्स इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर वो ऑब्जेक्ट या बॉडी इक्वल इंटरवल ऑफ डिस्प्लेसमेंट शो करती है, तो उस वेलोसिटी को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म, यानी कि एक जैसा। क्योंकि हर बार जब हम टाइम इंटरवल सेम लेते हैं तो हमको सेम यानी कि इक्वल उतना ही डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एंड वही चीज यहाँ पे डेफिनेशन में बताई गई है, जो कि अभी हमने एक्सप्लेन किया है। ओके, आगे समझते हैं कि अगर हमारे पास कोई एक बॉडी या ऑब्जेक्ट है जो कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो इसका मतलब यही होता है कि वो ऑब्जेक्ट या बॉडी जो है हर इक्वल यूनिट टाइम में, यूनिट टाइम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अपॉन में होता है। एंड ये हमने आपको पिछली वीडियो में पढ़ा चुके हैं कि जब अपॉन में कोई चीज होती है तो उसको हम यूनिट लेते हैं। ओके, तो यूनिट टाइम में अगर वो बॉडी या ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट शो करता है, तो आपको उस बॉडी या ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन भी देखनी होती है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे बोलने का मतलब ये है कि वो बॉडी या ऑब्जेक्ट जो है वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, वो भी सेम डायरेक्शन में। ओके, क्योंकि यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन मैटर करेगी। तो अगर वो बॉडी या ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट शो करता है, वो भी सेम डायरेक्शन में, वो भी ईच यूनिट टाइम यानी कि हर यूनिट टाइम में अगर सेम डिस्टेंस शो करता है, तो वही बेसिकली वो बॉडी जो मोशन कर रही है उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मोशन कर रही है। ओके, अब यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग चीज है स्टूडेंट्स, कि आपको एक चीज समझ में आ रही है कि जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, यानी कि वो चेंज नहीं हो रही है, वेलोसिटी जो है वो चेंज नहीं हो रही है। ओके, तो जो चेंज नहीं होता है उसको हम बोलते हैं कॉन्स्टेंट, राइट। तो वही चीज यहाँ बोली गई है कि जब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है किसी एक बॉडी का, वो भी यूनिट टाइम में, देखिए डिस्प्लेसमेंट जो है किसी वेक्टर का वो भी यूनिट टाइम में, तो उस केस में जो हमको वेलोसिटी मिलेगी, ओके, उस वेलोसिटी को हम या तो कांस्टेंट वेलोसिटी बोलेंगे या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलेंगे, क्योंकि ये वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। ओके स्टूडेंट्स, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए अब इसको समझते हैं एक डायग्राम के बेस पे। अब क्योंकि स्टूडेंट्स हम यहाँ पे टू डायमेंशनल मोशन की बात करते हैं, तो ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस एंड ये हो गया वाई एक्सिस। मान लेते हैं वो बॉडी या ऑब्जेक्ट जो है इस पॉइंट पी पे है। ओके, और इनिशियल टाइम टी इक्वल टू 0 लेते हैं। इनिशियल टाइम टी इक्वल टू जब 0 था, तो मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट जो है वो इस पॉइंट पी पे था। अब कुछ टाइम टी के बाद हम देखते हैं कि फाइनल टाइम जब हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो उस फाइनल टाइम टी पर मान लेते हैं ऑब्जेक्ट या बॉडी यहाँ से यहाँ पहुंच गया है, पी से क्यू पे पहुंच गया है, जो कि हमने आपको ऑलरेडी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में भी आपको ये चीज एक्सप्लेन कर चुके हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या हो रहा है, मान लेते हैं जब टाइम टी इक्वल टू 0 था, उस केस में इस बॉडी की जो पोजीशन है मान लेते हैं वो कितनी है, r0 वेक्टर है, क्योंकि पोजीशन वेक्टर से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। एंड ये भी हमने आपको पोजीशन वेक्टर वाली वीडियो में पढ़ा चुके हैं, राइट स्टूडेंट्स। वहीं पे आफ्टर टाइम t जो बॉडी या ऑब्जेक्ट इस पॉइंट q पे है, तो उस समय इसका पोजीशन वेक्टर मान लेते हैं r वेक्टर है। ओके, तो इनिशियल पोजीशन वेक्टर क्या है, r0 वेक्टर, एंड फाइनल पोजीशन वेक्टर क्या है, r वेक्टर। एंड क्योंकि बॉडी यहां से p से q पे गई है, तो इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स इसको, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ओके, इतना क्लियर है। तो अब यहाँ पे स्टूडेंट्स मान लेते हैं जब बॉडी पी पे थी, तो यहाँ से एक्स एक्सिस पे एंड वाई एक्सिस पे कोऑर्डिनेट लेते हैं, तो मान लेते हैं ये x0 था एंड ये y0 था। ओके,
एंड जब बॉडी क्यू पे है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट एक्स हो जाएगा एंड वाई कोऑर्डिनेट वाई हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे x0 y0 क्यों ले रहे हैं? क्योंकि टाइम t 0 ले रहे हैं, तो x0 y0 एंड टाइम t पे ये x एंड y हो जाएगा। तो डायग्राम क्लियर है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे एक चीज सोचिए, अब अगर हम इस पे वेलोसिटी का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो वो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यही होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये होता है फॉर्मूला। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? वो हुआ ये p से q पे गया है। एंड हमने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वाली वीडियो में आपको बताए थे कि डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, वो होता है वेक्टर r माइनस वेक्टर r0। ऐसा क्यों? क्योंकि फाइनल जो पोजीशन होती है उसमें से इनिशियल पोजीशन को माइनस करते हैं एंड इसको इन डिटेल में हमने पिछली वीडियो में आपको पढ़ा चुके हैं। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? r वेक्टर माइनस r0 वेक्टर। ओके स्टूडेंट्स, एंड टाइम कितना लग रहा है? फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। इनिशियल टाइम कितना था? 0 था। फाइनल टाइम t था, तो ये हो जाएगा t माइनस 0 यानी कि t हो जाएगा। तो वही चीज यहाँ फॉर्मूले में चलिए वैल्यू पुटअप करते हैं। तो जैसे कि स्टूडेंट्स अभी जो चीजें हमने आपको डायग्राम में समझा है वही चीजें यहाँ पे थ्योरी में लिखी हुई है, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जो हमने अभी वेलोसिटी का फॉर्मूला बताए थे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट था r वेक्टर माइनस r0 वेक्टर अपॉन टाइम जो था t माइनस 0 यानी कि t। ओके, अब यहाँ से अगर इस t को इधर ट्रांसपोज करते हैं, यहाँ t डिवाइड में है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा r वेक्टर माइनस r0 वेक्टर इज इक्वल टू v वेक्टर इंटू t। r0 वेक्टर को उधर ट्रांसपोज कर देंगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा r वेक्टर इज इक्वल टू r0 वेक्टर प्लस v वेक्टर t। ये हो गया हमारे लिए इक्वेशन नंबर 1। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज है, हम इन तीन चीजों को आइडेंटिफाई करते हैं। r वेक्टर क्या होगा, r0 वेक्टर क्या होगा एंड v वेक्टर क्या होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, r वेक्टर यानी कि ये हो गया पोजीशन वेक्टर, एंड पोजीशन वेक्टर वाली वीडियो में हमने आपको बताया थे कि r वेक्टर को हम क्या लिखते हैं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, जहां पे ये आई कैप एंड जे कैप जो है यूनिट वेक्टर है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के अलोंग। इतना क्लियर है स्टूडेंट्स। वहीं पे अगर इस r वेक्टर के अकॉर्डिंग अगर हम r0 वेक्टर के लिए भी बताना चाहें कि क्या होगा, तो ये हो जाएगा x0 i कैप प्लस y0 j कैप, क्योंकि सिर्फ कोऑर्डिनेट्स ही चेंज होंगे, बाकी सब चीजें वही होगी। ओके स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं वेक्टर v के लिए। तो ये भी हमने आपको ऑलरेडी पिछली वीडियो में पढ़ा चुके हैं कि वेक्टर v क्या होता है, इज इक्वल टू वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, जहां पे आई कैप एंड जे कैप यूनिट वेक्टर है along the x एक्सिस एंड द y एक्सिस, एंड वी एक्स एंड वी वाई क्या है, ये जो है बेसिकली कंपोनेंट है उस वेक्टर वेलोसिटी के। ओके स्टूडेंट्स, इसके बारे में भी इन डिटेल में हमने आपको पढ़ा चुके हैं। अब देखिए जो r वेक्टर, r0 वेक्टर एंड v वेक्टर की वैल्यू को हमको पुटअप करना है इस इक्वेशन नंबर 1 में। ओके स्टूडेंट्स, इसमें वैल्यू पुटअप करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, इस तरीके से कुछ होगा। तो बेसिकली ये हो जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, यानी कि हमने रख दिए r वेक्टर के बदले इज इक्वल टू r0 वेक्टर के बदले रख दिए x0 i कैप प्लस y0 j कैप, प्लस वेक्टर v के बदले रख दिया हमने vx i कैप प्लस vy j कैप, एंड t रहेगा एज इट इज। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स तो ये हो जाएगा vx i कैप इंटू टी प्लस vy j कैप इंटू टी। अब देखिए ये i कैप वालों को अगर साथ में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x0 प्लस vxt एंड i कैप, राइट, यानी कि आई कैप जो है वो कॉमन निकाल लेंगे स्टूडेंट्स। ओके, एंड ऐसे ही अगर जे कैप कॉमन निकाले तो हो जाएगा ये y0 प्लस वी वाई टी एंड जे कैप रहेगा बाहर। ओके, यानी कि हमने क्या कर दिए, आई कैप और जे कैप को कॉमन निकालिए। एक स्टेप यहाँ पे लिखना चाहिए था बुक वाले को कि वी एक्स आई कैप इंटू टी प्लस वी वाई जे कैप इंटू टी। ओके, तो आप इतना कर सकते हैं, एंड आई कैप कॉमन निकाल लेंगे एंड जे कैप निकाल लेंगे। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं LHS में क्या था, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम LHS पार्ट को एंड IHS पार्ट को कंपेयर करते हैं तो आई कैप वाला आई कैप वाले के इक्वल होगा, यानी कि x इज इक्वल टू x0 प्लस vxt हो जाएगा, जो कि इक्वेशन नंबर 3 है। ओके, एंड ऐसे ही जे कैप को कंपेयर करेंगे तो y इज इक्वल टू y0 प्लस vyt हो जाएगा, जो कि इक्वेशन नंबर 4 है। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है। तो इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 से ये क्लियर है स्टूडेंट्स कि हमको जो ये इक्वेशन मिले वो तब मिले जब हम यूनिफॉर्म मोशन की बात कर रहे हैं, यानी कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस में जो मोशन होता है उसी को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन, एंड वो भी एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के अलोंग ये मोशन हो रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे एक चीज क्लियर और ये भी होती है कि जब हम 2 डायमेंशनल वेलोसिटी की बात करते हैं तो उस केस में ये 2 डायमेंशनल वेलोसिटी इक्वल होती है उस वेलोसिटी के दोनों रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के रिजल्टेंट के, जो कि 1 डायमेंशन में है। यानी कि स्टूडेंट्स हमने एक फॉर्मूला देखे थे वेक्टर v इज इक्वल टू वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई वेक्टर भी आएगा जे कैप, ये देखे थे स्टूडेंट्स।
तो यहाँ पे जो वी एक्स एंड वी वाई है ये क्या है, उस वेलोसिटी वेक्टर के एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के अलोंग उनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है। ओके, इनका रिजल्टेंट लेंगे हम सिंपली। अब देखिए ये जो वी एक्स है ये एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो यहाँ पे वी एक्स है, राइट। एक्स क्या है, ये एक्स एक्सिस है, यानी कि एक डायरेक्शन की बात करें तो वन डायमेंशन हो गया। फिर जब वी वाई की बात करते हैं तो ये वाई एक्सिस के अलोंग हो गया, तो ये वन डायमेंशन हो गया, यानी कि सेपरेट सेपरेट बता रहे हैं हम स्टूडेंट्स, राइट। तो वही लिखा हुआ है कि यहाँ से क्लियर होता है कि टू डायमेंशनल वेलोसिटी इक्वल होती है उस वेलोसिटी के जो रेक्टेंगुलर वेलोसिटीज होती है उनके रिजल्टेंट के, और ये जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है ये बेसिकली एक्स एक्सिस यानी कि वन डायमेंशन है और ये भी वन डायमेंशन है, यानी कि सेपरेट सेपरेट हम बात कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है। आगे वही बताया गया है कि जो अभी हमने डायग्राम देखे थे उसमें टू डायमेंशनल मोशन को ही दिखाया गया था। ओके स्टूडेंट्स, जहाँ पे उस ऑब्जेक्ट या बॉडी की जो इनिशियल पोजीशन थी वो पी पे था, देन बाद में क्यू में गया, इनिशियल टाइम टी जीरो था, फाइनल टाइम टी था। तो उस केस में जो हमको पी क्यू वेक्टर मिलता है वो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है। एंड डिस्प्लेसमेंट की जरूरत इसलिए पड़ रही क्योंकि यहाँ पे हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करते हैं, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का एक्चुअली फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, इसलिए हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को लेकर के बात कर रहे हैं। अब क्योंकि यहाँ डिस्प्लेसमेंट पी से क्यू हुआ था स्टूडेंट्स, आपने देखे थे पी यहाँ था क्यू यहाँ था, तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो वही बोला गया कि पी क्यू क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। तो यहाँ से एक और चीज क्लियर होती है कि जब कोई बॉडी या ऑब्जेक्ट टू डायमेंशनल मोशन करता है तो उस केस में उस बॉडी का जो मोशन है वो स्ट्रेट लाइन में ही होता है। तो यहाँ पे एक और चीज समझ में आती है कि क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट लाइन में हो रहा है तो कहीं ना कहीं ये स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो स्टूडेंट्स जो हमारे पास इक्वेशन 3 था, जहाँ पे हमारे पास था x इक्वल टू एक्स नॉट या x0 प्लस वी एक्स टी, यही था। यहां से अगर हम x नॉट को उधर भेज दें तो हो जाएगा x माइनस x0 इक्वल टू वी एक्स टी, राइट। एंड t को यहीं रखते हैं तो वी एक्स उधर जाएगा तो अपॉन में हो जाएगा, तो ये इस तरीके से कुछ होगा, t इज इक्वल टू एक्स माइनस x0 अपॉन वी एक्स, यही होगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये जो t की वैल्यू मिली है अगर हम इक्वेशन नंबर 4 में रखते हैं तो इक्वेशन नंबर 4 क्या था हमारे पास, वो था y इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस वी वाई टी, यही था। अब यहाँ पे अगर t की वैल्यू के बदले में ये रख दें तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस वी वाई एंड t के बदले आ गया x माइनस एक्स जीरो अपॉन वी एक्स, राइट, यही रख दिए। अब यहाँ पे इस चीज को ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स कि यहाँ पे कांस्टेंट क्या क्या है, वेलोसिटी तो चेंज हो नहीं रही है, राइट, वेलोसिटी कांस्टेंट है, वी एक्स वी वाई इसके कंपोनेंट भी क्या हो जाएंगे कांस्टेंट, यानी कि ये भी कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट, फिर x0 ये भी कांस्टेंट y0 भी कांस्टेंट, क्यों, क्योंकि इनकी इनिशियल पोजीशन फिक्स है, वो मूव नहीं कर रहे थे स्टार्टिंग में, तो इसलिए ये हो जाएगा कांस्टेंट। तो अगर हम इसको इक्वेशन 5 को फिर से ध्यान से देखें तो ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, कैसे पता, y इज इक्वल टू इसको मान लेते हैं m यानी कांस्टेंट, ओके, स्लोप होता है, तो m और ये हो गया x प्लस c, यानी कि स्टूडेंट्स अगर मैं आपको सिंपल तौर से बताऊं, अगर आप बायो के स्टूडेंट्स हैं तो आपको पता होना चाहिए फिर भी कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है, वो होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। एंड अगर आप इसमें देखेंगे तो ये भी कहीं ना कहीं स्ट्रेट लाइन के टाइप का ही है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो इस तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट या बॉडी टू डायमेंशनल मोशन करता है वो भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, तो उस केस में हमको जो यूनिफॉर्म मोशन है वो स्ट्रेट लाइन के केस में ही देखने को मिलता है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।